Students, today in this video I am going to talk about the inertial and gravitation masses. Inertial and gravitational masses. So आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनर्शिया तो चलो वर्ड सुना हुआ था, है ना, और ये ग्रेविटेशन वर्ड भी सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमने पढ़े हैं। तो ये इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? सो देखो इसमें क्या है, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है कि नहीं है, वो भी हम देखेंगे कि क्या ये दोनों मासेस सेम होते हैं। ठीक है, अगर होते हैं तो कब होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले इनर्शियल मास की बात करते हैं। इनर्शियल मास जो बेसिकली जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो टर्म है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ओके, जो कि प्रॉपर्टी आपने क्लास 11 में आपने काइनेमेटिक्स में आपने अपने पढ़ी होगी। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता क्या है? इनर्शिया का मतलब होता है इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी एक बॉडी की, इन वर्च्यू ऑफ इट्स मास विच इट रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके, सो बेसिकली जो हमारे को जो इनर्शिया है, बेसिकली this is the property of resisting any change in its position of rest or uniform motion along a straight line. Okay, so हम लिख सकते हैं कि inertia क्या है? It is the property of resisting any change. resisting का मतलब क्या है? देखो बेसिकली अगर मैं हिंदी में बताऊँ, इनर्शिया का मतलब है आलस करना, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा आलसी है, मतलब बहुत उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। क्यों इनर्शिया का बेसिकली मतलब ये है कि अगर वो अपनी स्टेट पे बैठा है, जोन सी भी स्टेट पे बैठा है या जोन सा भी काम कर रहा है, वो ही करता रहेगा। वो दूसरे काम में नहीं, वो दूसरे स्टेट पे नहीं जाएगा एकदम, उसको तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स एक नहीं लगाया जाए, जब तक उसको कोई बाहर से धक्का या कोई पुश नहीं मिले, जब तक कोई आगे उठा नहीं देगा तब तक उसने उठना नहीं है। ठीक है, या हम ये कह लें कि कोई मोटा बंदा है, उसने भागना है, वो नहीं भागेगा या वो तेज़ नहीं भाग पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मास पे डिपेंड करती हैं हमारी। तो ये जो उसको रेजिस्ट करती है, ये प्रॉपर्टी, रेजिस्ट मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना। ठीक है, कि resisting any change in its state। ओके, मतलब कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो किसी चेंज इन स्टेट्स, और ये भी हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन इट्स, ऐसे लिख सकते हैं इन इट्स पोजीशन ऑफ, चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ हो सकता है कि गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो चल रही है, ठीक है, तब तक नहीं एक्सेलरेट करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग एनी चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इनर्शियल मास जो है बेसिकली यही है। तो इनर्शियल मास क्या होगा? इनर्शियल मास उसका ज़्यादा होगा, जिसका इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब जिसको ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इनर्शियल मास बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि हमें फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। जो फोर्स जिस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको चेंज करने पे, उसका मास ज़्यादा होगा। सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड टू मूव और टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो चीज़ है ये इनर्शियल मास है। इनर्शियल मास जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका कम है मतलब उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी in virtue of its mass। okay,
which represent the inertia of the body, and it's known as the inertial mass. Okay, so according to Newton's second law, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड और द फोर्स इज द इक्वल टू एम ए. ओके, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूटन सेकेंड लॉ है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर यहाँ पे ये जो एम है दिस इज बेसिकली एफ बाय ए. दिस एम इज नथिंग बट द इनर्शियल मास because it depends on the inertia of the body. Okay, inertial mass है ये, क्योंकि inertial mass है इसको हम mi से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, so mi is nothing but the inertial mass. so ये जो inertial mass होता है यहाँ पे gravity का कोई रोल नहीं है. gravity doesn't play any role here. okay, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे अगर इस पे अगर इसको मूव कराना है, ये रेस्ट पे पड़ा है अभी, मूव कराना मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा. इसको अगर मुझे इधर मूव कराना है तो मैं फोर्स ऐसे डायरेक्शन में लगाऊंगी, उसकी मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगी आगे. ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है नीचे की तरफ, है ना. सो जो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो है इसकी मोशन होगी. ग्रेविटी का इनर्शियल मास पे कोई रोल नहीं है. ग्रेविटी डजंट प्ले एनी रोल इन इनर्शियल मास. ठीक है, क्योंकि इनर्शियल मास जो है बेसिकली प्रॉपर्टी इनर्शिया की है, उस पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है. वो सेम होगी जो इनर्शियल, इट विल बी सेम अगर हम इसी चीज़ को फिर से परफॉर्म करें. अगर हम इस चीज़ को अगर हम धक्का लगाने ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी करेंगे तब भी हमारे को इतना ही लगाना पड़ेगा. तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है. दूसरा, ये इनर्शिया पे डिपेंड करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो कर रहा है. ठीक है, सो इफ सपोज आई अप्लाई अ फोर्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. हमने सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, दो डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, एक का मास है एम आई, एक का मास है एम आई डैश. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे मासेस पे तो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस. ओके, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. तो इसके लिए हम ले लेते हैं ए आई एक्सेलरेशन है, इसके लिए हम ले लेते हैं ए आई डैश है. सो फोर्स सेम है. सो फोर्स अगर सेम है, force is equal to ma, so I can write as mi ai, and this is also equal to mi dash ai dash because these both forces are equal to each other. and यहाँ से मैं ये रिलेशन निकाल सकती हूँ कि mi dash mi upon mi dash is equal to ai dash by ai. okay, so यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जो इनर्शियल मासेस की जो रेशियो है, ठीक है, दो बॉडीज़ के लिए, that is inversely proportional to their accelerations. okay, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो है मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो रहा है ना. तो यहाँ पे क्या है कि जिसका इनर्शियल मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, है ना. मोटा बंदे मोटे जो अगर उसका मास ज़्यादा होगा किसी बॉडी का तो वो एक्सेलरेशन कम होगी अगर उन्होंने सेम फोर्स दोनों को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो ये भी एक प्रॉपर्टी है इनर्शियल मास की. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, सो हमारा सेकंड जो कंसेप्ट है दैट इज़ ऑफ ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास में हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन टू बॉडीज़ वो यहाँ पे प्ले करता है रोल. बिटवीन टू बॉडीज़ वो हो सकता है कि एक बॉडी हमारा कोई मास है, ठीक है, कोई बॉडी है, और दूसरा हो सकता है वो अर्थ हो. तो अर्थ और उस किसी बॉडी के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकती है और बिटवीन एनी टू बॉडीज़ भी हो सकती है. होता ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो यहाँ पे वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें, अगर सेम अगर हम देखते हैं अगर मासेस पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेविटी जो है रोल प्ले कर रही है. सो अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों बॉडीज़ पे वो डिफरेंट लगता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी मासेस ऑफ द बॉडी.
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है दैट इज G(m)(m)(r²). ये हमने चीज़ पढ़ी है, ग्रेविटेशनल जो न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। सो जो ये मास है बेसिकली दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट ड्यू टू द अदर बॉडी। यूजुअली हम अर्थ ले लेते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। इफ सपोज आई टेक F, okay, and I take F dash as the two forces of attraction which are exerted on a body, okay, by a body A on bodies B and C, okay। जो A और B का जो फोर्स है आपस में दैट इज F, ओके, और जो A और C जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज F डैश, ओके। सो इसको हम A का जो मास है दैट इज कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m है, इसका m डैश है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में r है। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल m, A और B का अभी लिख रही हूँ मैं, जो F होगा जिसका फोर्स m कैपिटल M G/r², ओके, ये हो गया। दूसरे के लिए जो फोर्स होगा दैट विल बी m डैश कैपिटल M G/r², ओके। फिर अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो ले लूँ F/F डैश, सो हमारे पास m कैंसिल, g कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, बचेगा क्या m/m डैश, ओके। सो यहाँ पे m डैश ये ग्रेविटेशनल मासेस हैं दो बॉडीज के, और इनको हम mg/mg डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इनर्शियल मास को और ग्रेविटेशनल मास को हमने I और ये G सब्सक्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल मासेस दो बॉडीज़ के अगर हम देख रहे हैं दोनों B और C के, सो दे आर प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो m है दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास। सो जो अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मासेस हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो अगर मैं मान लूँ कि जो ये A बॉडी है वो अर्थ है, ठीक है, तो अगर मैं अर्थ लेके चलती हूँ तो मेरा यहाँ पे अगर हम ये देखें कि F जो फोर्स है जो एक्सर्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू दी वेट, ओके। और अगर मैं F डैश के लिए लेती हूँ तो वो W डैश होगा, ओके, where W and W dash are the weights of the body B and C at a given point. So in that case if F is equal to W, I can write it as W is equal to mg capital M over r², G भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं W डैश को भी लिख सकती हूँ। ये वो केस है अगर मैं अर्थ के लिए ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने A जो बॉडी है उसको अर्थ मान लिया, ठीक है, तो होगा। तो W डैश के लिए क्या होगा mg डैश कैपिटल M G/r²। सो क्लियरली यहाँ से क्या है कि जो W/W डैश है दैट इज इक्वल टू mg/mg डैश, ओके। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि जो ये जो वेट जो भी प्रोड्यूस होगा दैट विल प्रोपोर्शनल टू दी masses, okay। So I hope this is clear. Now let's talk about the equality of these two masses, equality of the inertial and gravitational masses। तो अभी तो हम ये देख रहे थे कि जो इनर्शियल मास है इनर्शिया की वजह से कि डिपेंड कर रहा है, और जो ग्रेविटेशनल मास है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। सो वेदर, अब ये देखते हैं कि वेदर दीज टू मासेस आर सेम और डिफरेंट, ठीक है। फॉर दिस यू हैव टू कंसिडर और लेट अस फर्स्ट सी दैट वेदर द इनर्शियल मासेस ऑफ टू बॉडीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स एट अ गिवन प्लेस, ओके। अगर ये इनर्शियल मासेस प्रोपोर्शनल टू द वेट्स हो गए,
तो हम उसको प्रूव कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये मान लेते हैं, हमें पता है कि फ्री स्पेस में क्या होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्री स्पेस, ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, ऑल बॉडीज फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g के साथ एट अ गिवन प्लेस। ओके, देन under the action of gravity, the forces acting on two bodies due to attraction by the earth, okay, that is their weights, जो w और w dash होगा, that will be equal to mg, okay, and mg dash g, okay। so अगर gravity under the action of gravity अगर हम बात कर रहे हैं, under the action of gravity, the forces acting on two bodies due to attraction by earth, ठीक है, that is जो इनके वेट्स होंगे that will be equal to mi g and mi dash g, okay, respectively। so if हमें ये पता है कि अगर m जो mg है और जो mg dash है, these are the gravitational masses, और इनके जो वेट्स होंगे that will be equal to what, it will be equal to mg कैपिटल M, ठीक है, बाय r²। एंड सिमिलरली अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये होगा mg डैश कैपिटल M g ओवर r², ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर सो दैट कि जो mig है दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये बोल रहे हैं ना वेट्स, ये भी हमने वेट्स ही लिखे हैं, दीज आर ऑल्सो दी वेट्स, सो वी कैन इक्वेट देम नाउ। सो mig इज कैपिटल M mg कैपिटल G ओवर r²। सिमिलरली m जैसे मैंने इसके लिए लिखा है तो दूसरी वाली के लिए भी हम लिख सकते हैं, वो क्या होगा mi डैश g कैपिटल M mg डैश g ओवर r²। ये दोनों मासेस के हिसाब से हमने ये दोनों इक्वेशन बना ली। ओके, तो यहाँ पे अब देखो सब जो कॉमन चीज़ें हैं वो मत देखना, यहाँ पे देखो mig g कैंसिल, ठीक है, कैपिटल M कैंसिल होगा, g भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। सो ये क्या बचता है यहाँ पे, बस वो लिखेंगे हम। देखें हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, दोबारा से मैं लिख रही हूँ mig mg कैपिटल mg ओवर r², और दूसरी थी mi डैश g mg डैश कैपिटल M g ओवर r²। सो हमने यहाँ पे अब इनको इक्वेट करना है, हम ये सब चीज़ें जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन आएगी mi अपॉन mi डैश, एंड अगर हम देखें दूसरी तरफ तो ये mg ओवर mg डैश, ठीक है। ये दोनों की जो रेशियो है, रेशियो इन दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर्शियल मासेस हैं एंड जो ग्रेविटेशनल मासेस हैं वो सेम है, ठीक है, आर दी सेम। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। इनर्शियल मास क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है, इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। सो इसको ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशंस वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसके लिए पेपर में, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
So that's all for today. Thank you and have a nice day.